हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च का कुछ साइंटिस्टों ने ऐसा पैडी वैरायटी डेवलप किया है जो नॉर्मल पैडी वैरायटी का हिसाब से 30% कम फास्फोरस को अपटेक करेगा। 3 से 4 ऐसा वैरायटी इसने डेवलप किया है। उस 3 से 4 वैरायटी का नाम बताने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्यों फास्फोरस को ही चुना गया। 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, लेकिन क्यों यहाँ पर फास्फोरस को ही टारगेट किया गया है? क्यों फास्फोरस का अपटेक को लेकर साइंटिस्ट में इतना इंटरेस्ट है? इसलिए ऐसे वैरायटी को डेवलप किया गया है जो 30% लेस फास्फोरस इनटेक कर सकता है। मैं इस वीडियो में इसका ही आंसर दूंगा जो कि शायद आपको किसी इंटरव्यू में या फिर किसी एग्जाम में यूपीएससी में भी इसे पूछा जा सकता है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को कृपा करके आपका फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि फास्फोरस का रोल क्या होता है प्लांट में। देखिए, कोई एनिमल हो या फिर प्लांट हो, उसको कोई भी काम करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है एनर्जी का रिसोर्स होना, और इस एनर्जी आते हैं एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड से और उसका नाम है ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में आप देख सकते हैं कि 3 मॉलिक्यूल फास्फोरस का ही है। तो प्लांट जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है, उसके लिए जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट एनर्जी होता है वो कहाँ से मिलता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। अब जहाँ पर एनर्जी का स्टोरेज होगा, जहाँ पर एनर्जी का फ्लो रहेगा, वहाँ पर ही ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होगा तो यील्ड होगा। तो धान का जो उत्पादन वृद्धि में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फास्फोरस। और जैसे कि हम सभी को मालूम है 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन को अपटेक करने में फास्फोरस हेल्प करता है। यानी मिट्टी में जितना फास्फोरस अवेलेबल होगा, नाइट्रोजन का अपटेक भी उतना ही ईजी होगा। और अगर हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखें तो प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। तो आपका जो धान का जो दाना है, जो राइस है, उसमें जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को बेहतर बनाने के लिए और उसका प्रोटीन का अमाउंट बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन का अपटेक होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फास्फोरस ज़्यादा रहेगा तो नाइट्रोजन भी अपटेक ज़्यादा होगा। तो धान में भी यानी राइस में भी प्रोटीन का मात्रा और क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होगा। तो अभी हम देखेंगे कि फास्फोरस फर्टिलाइजर को लेके करंट सिचुएशन में क्या मुद्दा उठा है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस इन राइस ग्रोइंग सॉइल। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिपेंडेंसी ऑन द इंपोर्ट ऑफ फास्फोरस फर्टिलाइजर। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ फास्फोरस फर्टिलाइजर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस इन राइस ग्रोइंग सॉइल्स। अभी इंडिया में जहाँ पर भी राइस को कल्टीवेट किया जाता है, वहाँ पर यह देखा गया है कि उस मिट्टी में फास्फोरस का मात्रा नॉर्मल से कम होता है। सिर्फ यही नहीं, जो फर्टिलाइजर को हम अप्लाई करते हैं फील्ड में, उसमें ज़्यादातर वाटर बॉडीज में यानी पॉन्ड में हो गया या फिर रिवर में हो गया चला जाता है। इससे लीचिंग लॉस होता है, रन ऑफ लॉस होता है। तो इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं कि बार बार रिपीटेटिव वे में फर्टिलाइजर को अप्लाई करता है, और इससे फर्टिलाइजर का वेस्टेज ज़्यादा होता है। तो इस सिचुएशन में अगर हम कुछ ऐसा वैरायटी डेवलप कर दे जिसमें फास्फोरस फर्टिलाइजर का अपटेक ही कम हो जाए, तो इससे वेस्टेज क्या होगा? कम हो जाएगा। दूसरा और तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे से मिला हुआ है। देखिए, इंडिया में जितना भी फास्फोरस फर्टिलाइजर को हम देखते हैं, वो सभी एक्चुअली इंपोर्ट किया जाता है दूसरा कंट्री से। लेकिन जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट मिलके कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करता है, और ये सब्सिडी का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम 2020 टू 2021 का जो फर्टिलाइजर इंपोर्ट को देखें तो देख सकते हैं कि सिर्फ 75 लाख टन फास्फोरस फर्टिलाइजर को ही इंपोर्ट किया गया है, जो कि टोटल फर्टिलाइजर इंपोर्ट का 1/3 है। तो देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा मात्रा में सिर्फ फास्फोरस फर्टिलाइजर को ही इंपोर्ट किया जा रहा है। और अभी जो करंट फिस्कल ईयर चल रहा है, उसका जो पहला हाफ ड्यूरेशन है, उस हाफ ड्यूरेशन में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने 60,939 करोड़ सब्सिडी प्रोवाइड किया है फास्फोरस एंड पोटास फर्टिलाइजर के वजह से। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया था वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ फास्फोरस फर्टिलाइजर। अगर हम कंपेयर करेंगे नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन भी एक इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को बनाना उतना जटिल नहीं है, क्योंकि जब तक एनर्जी का सोर्स रहेगा, जब तक नेचुरल गैस रहेगा, तब तक हम किसी ना किसी रिसोर्स को यूज करके हर बार बॉस प्रोसेस से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो फास्फोरस फर्टिलाइजर है वो हम ऐसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ हम फास्फोरस फर्टिलाइजर को
रॉक फॉस्फेट से ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। और आप सभी को मालूम है कि इस धरती में रॉक फॉस्फेट का अमाउंट फिक्स्ड है, वो इंक्रीज डे बाय डे नहीं हो रहा है। जितना हम यूज करेंगे डे बाय डे उतना ही डिप्लीशन होता रहेगा। तो एक नॉन रिन्यूएबल जियोलॉजिकल फॉस्फोरस डिपोजिट से हम फॉस्फोरस फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के वजह से इसका प्राइस भी बहुत ही ज्यादा हाइक हो चुका है। 1961 का अगर बात करें तो रॉक फॉस्फेट का जो कीमत था वो यूएस डॉलर में 80 था पर यूएस टन में, लेकिन अभी वो 2015 में उसका प्राइस इंक्रीज करके हो चुका है $700 पर यूएस टन। तो इसलिए फॉस्फोरस फर्टिलाइजर को लेके साइंटिस्ट वर्ल्ड में एक हलचल सा मचा हुआ है कि हम कब तक फॉस्फोरस फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि ये एक नॉन रिन्यूएबल फॉस्फोरस डिपोजिट है। तो इसी वजह से फॉस्फोरस अपटेक को हम अगर कम से कम कर दे तो हम ज्यादा दिन तक फॉस्फोरस को फर्टिलाइजर का हिसाब से यूज कर पाएंगे। तो अभी हम वो कुछ इंपॉर्टेंट राइस वेराइटीज का नाम आपको बताते हैं। जो DRR धान 60 है वो सबसे पहला राइस वेराइटी है जो कम फॉस्फोरस को अपटेक करेगा। और ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट वेराइटीज है जैसे कि DRR धान 66, 65, WGL 1487। इसमें भी ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिससे फॉस्फोरस का अपटेक बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। आशा रखता हूँ कि ये वीडियो में आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट कि क्यों फॉस्फोरस को ही टारगेट किया गया है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला वीडियो आपको अगर चाहिए तो हमारा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और इसको आपका दोस्त में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।